जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सामान्य तौर पे हम म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और कुछ और पैरामीटर्स, रिस्क पैरामीटर्स या कुछ और भी पैरामीटर्स के बेसिस पे एक पर्टिकुलर फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए हम चूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिसका 10 ईयर का CAGR या XIRR 14%, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपको लगा कि जो रिस्क लेवल है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के उसके हिसाब से 14% का XIRR या CAGR जो भी हो वो बेहतर है, आपके रिस्क टॉलरेंस लेवल या आपके पोर्टफोलियो से वो मैच करता है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो आपने फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें 14% का XIRR या CAGR देखा है आपने, क्या इस परफॉर्मेंस को, इस रिटर्न को, क्या मैं अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से इसको अधिक कर सकता हूँ। सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि यदि हमको प्रॉफिट बढ़ानी हो, इसके दो ही तरीके, या तो आप उसमें होने वाले इनकम को बढ़ाएं या उसमें होने वाले एक्सपेंडिचर को कम करें। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की कि यहाँ हम उसका इनकम या रिटर्न कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जनाब, चूंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में के इन्वेस्टमेंट में ये संभव तो है नहीं कि आप अपने फाइनेंशियल विजडम या यूँ कह लें कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से किसी का पोर्टफोलियो चेंज कर ले, ये नहीं हो सकता है। बिकॉज उसके लिए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है, जो फंड मैनेजर अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से पोर्टफोलियो चेंज करता है। उसको ये पता होता है कि कब इसमें एग्जिट करना चाहिए, कब इसमें इंटर करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कितना परसेंटेज एक्सपोजर किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में होना चाहिए, ये निर्णय उसका है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सो आप उसका इनकम तो नहीं बढ़ा सकते। अब दूसरा एस्पेक्ट कि जो उसमें खर्चे होते हैं, क्या हम अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में कुछ ऐसा कुछ करूं जिससे उसमें खर्चे कम हों और जिसके कारण जो रिटर्न जो है वो 1-2% हमारा बढ़ जाए। तो जनाब, इसमें मुख्य रूप से दो खर्चे होते हैं। सबसे पहला खर्च ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जनाब, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट MFI या रेगुलेटर डिसाइड करता है, तो यहाँ भी आपकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं वो आपको ही पे करना पड़ेगा, मुझे ही पे करना पड़ेगा, सबको पे करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें भी हम कम या अधिक नहीं कर सकते। इसका मतलब अभी तक जो चर्चा की उसमें से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें कि हम अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से कम या अधिक कर सकें। दूसरे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं टोटल एक्सपेंसेस रेशियो। तो क्या हम टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से कम या अधिक कर सकते हैं? जनाब, ये बिल्कुल कम या अधिक कर सकते हैं। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी हिसाब से आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शंस आता है प्लान का, जिसको कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, दो प्लान हैं। और ये भी आप जानते हैं कि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो कम होते हैं और रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस अधिक होते हैं। और इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है और कई लोगों ने वीडियो बना रखी है। ये बहुत डिबेटेबल इशू है, कोई कहते हैं डायरेक्ट प्लान बेहतर है, कोई कहते हैं रेगुलर प्लान बेहतर है। आज की वीडियो में ये चर्चा हम नहीं करेंगे कि डायरेक्ट प्लान बेहतर है या रेगुलर प्लान बेहतर है, लेकिन ये बात तो तय है कि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो कम होते हैं और रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होते हैं। और यदि म्यूचुअल फंड के 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट की यदि बातें करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो हम देखते हैं कि एवरेज लार्ज कैप का एक्सपेंसेस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.88 है, जबकि रेगुलर प्लान का एवरेज एक्सपेंसेस रेशियो 2.02 है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस जो है ये 1.14% है। 1.14% डिफरेंस का मतलब जो फंड आपने शॉर्टलिस्ट किया था जिसका कि XIRR या CAGR 14% था, यदि उस फंड का आपने रेगुलर प्लान लिया होगा तो शायद 14% का रिटर्न आपने देखा होगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट प्लान लेंगे तो उसका XIRR या CAGR 14 प्लस 1.14, इसका मतलब 15.14% का आपको मिलेगा। हालांकि आपको लगता है कि चलो 1% में क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, लेकिन यदि आप 5,000 रुपये 10 वर्षों के लिए SIP करें तो 10 वर्षों के बाद डायरेक्ट प्लान में आपको 70,000 रुपये के आसपास अधिक कॉर्पस मिलेंगे और रेगुलर प्लान में 70,000 रुपये आपको कॉर्पस कम मिलेंगे यदि आप तुलना करें डायरेक्ट प्लान से। और यदि इस बात को हम सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करें तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 5,000 रुपये
पर मंथ की एसआईपी थी और डायरेक्ट प्लान में 70,000 रुपये मुझे अधिक मिलते हैं। इसका मतलब कि करीब 14 महीने पहले, यानी 8 साल 10 महीने में ही आप डायरेक्ट प्लान में जितना इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में आपको पूरे 10 साल में करेंगे। जो कॉर्पस होगा, दोनों का कॉर्पस बराबर होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। जनाब, ये 10-12 मिनट का जो वीडियो होता है, आप लोगों को, नॉर्मल व्यूअर्स को लगता है क्योंकि 10-12 मिनट का वीडियो है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जनाब, इस 10-12 मिनट के वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करने पड़ते हैं। तो इसलिए यदि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो हमें एक इंकरेजमेंट मिलता है, जिससे कि हम अगली वीडियो और बेहतर ढंग से में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके कुछ जानकारी लेनी हो तो ये हमसे पूछें। हम आपके सारे कमेंट्स के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। यही बातें यदि हम मिड कैप सेगमेंट की बातें करें तो डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो 0.76 है और रेगुलर प्लान में 1.86 है और डिफरेंस है 1.10 का। इसका मतलब 5,000 का एसआईपी 10 वर्षों के लिए, तो 10 वर्षों के बाद जो डिफरेंस होगा कॉर्पस का, वो 68,000 होगा। यानी 68,000 रुपये आपको डायरेक्ट प्लान में अधिक मिलेंगे यदि तुलना करें रेगुलर प्लान से, और उसी हिसाब से रेगुलर प्लान में आपको 68,000 रुपये कम मिलेंगे यदि तुलना करें डायरेक्ट प्लान से। और यदि यही बातें हम स्मॉल कैप की करें तो इसमें डिफरेंस जो है 1.21 है और 1.21 का डिफरेंस का मतलब कि 10 वर्षों के बाद 5,000 रुपये की एसआईपी में आपको करीब 75,000 रुपये डायरेक्ट प्लान में अधिक मिलेंगे। और यदि रेगुलर प्लान की बातें करें तो डायरेक्ट प्लान की तुलना में 75,000 रुपये कम मिलेंगे। इन बातों से एक बात तो तय है कि यदि हम डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कॉर्पस अधिक मिलता है। हालांकि ये दूसरी बात है कि जब डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करेंगे तो आपको थर्ड पार्टी असिस्टेंस, यानी एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर जो भी है, उनके वो सारे कार्य आपको खुद करने पड़ेंगे। तो ये निर्णय पहले आपको लेना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट प्लान लेंगे कि रेगुलर प्लान लेंगे। हालांकि ये देख लें, जो रेगुलर प्लान लेते हैं यानी थर्ड पार्टी असिस्टेंस लेते हैं, उनका आइडियली वो सजेस्ट करते हैं आपको फंड, आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, रिव्यू करते हैं और समय समय पर बताते हैं कि आपको, जैसे मार्केट अभी काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या करना है। यदि ये सेवाएं वो देते हैं आपके ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र, तो निश्चित रूप से आपको रेगुलर प्लान लेना चाहिए। लेकिन यदि आपके डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइज़र और ब्रोकर यदि केवल फॉर्म भरने के लिए 1% 7% के आसपास आपसे एक्सपेंसेस लेते हैं, आपसे खर्चे लेते हैं, तो मेरे विचार से वो सुविधा, वो असिस्टेंस लेना कुछ नहीं है। आप फॉर्म खुद भर सकते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। ये निर्णय आपको लेना है। हालांकि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर्स व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको शायद ये बातें पसंद ना आएँ, कोई बात नहीं जनाब। हमारी बातें, ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अपने विचार दे रहा हूँ, मेरे विचारों से सहमत हो सहमत ना हो, ये आपकी श्रद्धा है। आप देख लें कि हमारे विचारों से आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। अब बात करते हैं, यदि आपने डायरेक्ट प्लान को ले लिया और आपको लगा कि जनाब 1%, 1.5%, 2% जो भी डिफरेंस है, क्योंकि ये जो डाटा हमने दिया हुआ है एवरेज है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का डिफरेंसेस करीब 2% के आसपास का। 2% के आसपास का मतलब कि 5,000 रुपये की एसआईपी 10 वर्षों के लिए आपको करीब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास रुपए आपको कम या अधिक मिलेंगे। मतलब डायरेक्ट प्लान में आपको उतना अधिक मिलेंगे और रेगुलर प्लान में उतना कम मिलेंगे। ये निर्णय आप लें। लेकिन ध्यान देने वाली बातें ये है कि यदि आपने डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट कर लिया, तो ये आप ना सोचें कि ये जिंदगी जो 2% 1.5% का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये डिफरेंस जिंदगी आपको मिलेगी। म्यूचुअल फंड समय समय पर अपना एक्सपेंसेस रेशियो बढ़ाया करते हैं या यूँ करें चेंज किया करते हैं। और अभी देखा गया है कि जब एक्सपेंसेस रेशियो बढ़ते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट प्लान का ही बढ़ेगा और रेगुलर प्लान का ही बढ़ेगा। जनाब, बढ़ता तो दोनों का ही है, लेकिन दोनों के बढ़ने का परसेंटेज जो है इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और यहाँ तक देखा गया है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर, जब एक्सपेंसेस रेशियो किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का बढ़ता है तो डायरेक्ट प्लान में ये बढ़ोतरी करीब करीब 55-60% के आसपास अधिक हो जाती है। हम यहाँ 4 फंड्स का नाम की चर्चा करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट प्लान में कितना बढ़ा और रेगुलर प्लान में कितना बढ़ा। हालांकि उन 4 फंड में से 3 फंड्स का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एक फंड जिसमें सबसे कम बढ़ा है, उस फंड का नाम मैं डिस्क्लोज करूंगा। सबसे पहले हम फंड ए की बातें करते हैं, जिनका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस 0.50% था, जिसको बढ़ा के 0.75% कर दिया गया। इसका मतलब
कि डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंसेस जो बढ़े वो करीब 50% के आसपास बढ़ गए। प्लान बी है जिसका कि डायरेक्ट प्लान में 0.60% एक्सपेंसेस रेशियो थे, उसको बढ़ा के 0.80 कर दिया गया है। यानी यदि बढ़ोतरी को कंपैरिजन करें तो ये बढ़ोतरी करीब 33% के आसपास का है। फंड सी जिसका डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो 0.45% था, उसको बढ़ाकर 0.70% कर दिया गया है। और यदि बढ़ोतरी देखें जरा आप तो 55.6% की बढ़ोतरी डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंसेस रेशियो में कर दिया गया। ये 3 ऐसे फंड्स हैं जिसका नाम मैं बताना डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगा, आपको देखना हो तो नेट पे जाके सर्च करके अपने पर्टिकुलर एएमसीज के साइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या आपके उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसेस रेशियो में कुछ चेंज हुआ है। और यदि एक्सपेंसेस रेशियो चेंज होता है तो आपको मेल पर भी उसका इंटीमेशन आता है। सामान्य तौर पर उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जनाब इग्नोर ना करें, उसको देखें, पढ़ें और देखें कि उसका इम्प्लीकेशंस क्या है। और चौथा फंड, उस फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। 31 अक्टूबर 2024 को इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो 0.74% है, जो कि 28 फरवरी 2025 को ये एक्सपेंसेस रेशियो 0.83% है। यानी ये बढ़ोतरी जो है 12% की बढ़ोतरी है जनाब। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो की बढ़ोतरी 12%। अब यदि इसी फंड्स का हम रेगुलर प्लान के एक्सपेंसेस रेशियो को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 को रेगुलर प्लान में इनका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.39% था, जिसको बढ़ा के 1.42% कर दिया गया। और ये बढ़ोतरी जो है ये करीब 2.15% का है। अब देखिए इस पर्टिकुलर फंड में कि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो में बढ़ोतरी 12% है और रेगुलर प्लान में बढ़ोतरी 2.15% है। हालांकि एक्सपेंसेस रेशियो दोनों के बढ़े हैं, लेकिन और जो इंक्रीज है डायरेक्ट प्लान में वो 12% है। और ऊपर जो चर्चा की हमने 3 फंड्स की, उसमें 55%, 50%, 33% के आसपास बढ़ोतरी है। ये पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि यदि आप डायरेक्ट प्लान को जैसे कहते हैं कि एक्सपेंसेस रेशियो उसमें कम है, उसको आपने चूज कर लिया, चूज करें जनाब, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको परफॉर्मेंस या यूँ करें रिटर्न आपको 1-1.5%, 2% के आसपास अधिक मिलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि एक बार आपने डायरेक्ट प्लान को चूज कर लिया तो आपको जिंदगी वो डिफरेंस 1.5-2% का है वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ध्यान हमेशा रखें कि यदि कोई मेल आता है और एक्सपेंसेस रेशियो के बारे में चर्चा होती है, उसको देखें कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट प्लान में कहीं 50% बढ़ा दिया और रेगुलर प्लान में 20% ही बढ़ाया। और यदि ऐसा होता है तो दूसरा फंड सेम सेगमेंट का यदि पोर्टफोलियो करीब करीब बराबर है और उसका एक्सपेंसेस रेशियो डायरेक्ट प्लान में कम है तो यू कैन स्विच टू अदर फंड। लेकिन जितना आसानी से मैंने स्विच करने के लिए बोल दिया, ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज जब स्विच करेंगे तो कई सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। उस इम्प्लीकेशंस जैसे आपको कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा, बिकॉज स्विच में आपको कैपिटल गेन टैक्स का इम्प्लीकेशंस आते हैं। तो ये जो इम्प्लीकेशन, एग्जिट लोड है या बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए और यदि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी अधिक बढ़ गया है और उसी सेगमेंट में उसी पोर्टफोलियो कंपोजिशन के वाला कोई दूसरा फंड है जिसमें डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो कम है, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप निर्णय लें कि आप उसमें स्विच करें या स्विच न करें। यदि आपको लगता है स्विच करना फ़ायदेमंद है तो आप बिल्कुल स्विच करें। लेकिन यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसेस रेशियो बचाने के लिए हम कुछ बड़ा निर्णय ले लें या कुछ अधिक कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़े तो आप स्विच बिल्कुल नहीं करें। पर्पस था इस वीडियो की इसकी जानकारी लेना कि निर्णय लें चीज़ों को देखते हुए। कोई ऐसा नहीं किसी आपके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने आपको सलाह दे दिया कि भाग जाओ तो आप आंख मूंदे आप भाग लिए, या कहें कि आ जाओ तो आप आ गए, ऐसा कतई नहीं करें। अपना फाइनेंशियल विजडम यूज़ करें और उचित निर्णय लें। थैंक यू।